देवास रोड स्थित सुजुकी शोरूम पर एक रंगीन मिजाज कर्मचारी जॉब कार्ड से युवती का मोबाइल नंबर निकालकर उसे कॉल कर परेशान कर रहा था। कर्मचारी की इस हरकत से परेशान युवती ने छेड़छाड़ की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग विरोध दर्ज कराने शोरूम पर पहुंचे। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। पुराने शहर की 22 साल की युवती फ्रिंगल्स में काम करती है। 3 दिन पहले उसे अपना स्कूटर सर्विसिंग के लिए सुजुकी शोरूम पर दिया था। इस दौरान जॉब कार्ड से शोरूम कर्मचारी शोएब शेख ने उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया, उसे परेशान करने लगा। शोएब ने फ्रिंगल्स में रुककर युवती से छेड़छाड़ की और तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी। युवती के भाई ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी तो वो शोरूम और थाने पहुंचे। वहीं शोएब शेख पर छेड़छाड़ के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने का दबाव बनाया और आखिरकार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मैं ना गाड़ी शोरूम पे डालने गई थी सर्विसिंग के लिए। वहाँ से उसने मेरा नंबर निकाल लिया था और अननोन नंबरों से मेरे को मैसेज कर रहा था रात में 12-1 बजे तक। फिर मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो वो मेरा पीछा कर रहा था 3 दिन से। कौन है ये शोएब शेख नाम है उसका, सुजुकी शोरूम पे काम करता है। किस तरह की धमकी दी थी? धमकी मेरे को है ना हाथ पकड़ा, बदतमीजी कर रहा था और फिर मैंने मना किया उसके साथ जाने के लिए तो मेरे से बोला था तेरा चेहरा खराब कर दूंगा, तेरे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा। कहाँ रहता है, कुछ एड्रेस? कुछ नहीं, मैंने बस वो सुजुकी शोरूम पे ही देखा है उसको। आपको मैसेज भी किया? मैसेज किए, सब प्रूफ है मेरे पास मैसेज के उसके, और कॉल भी अननोन नंबरों से कॉल कर रहा था। उज्जैन में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जितने भी सर्विस सेंटर और शोरूम बने हुए हैं उस पर जितने भी जिहादी लोग काम करते हैं वो वहाँ पर जब भी कोई गाड़ी सर्विसिंग पर जाती है तो वहाँ की जो बहनें होती है सर्विसिंग पे जाते टाइम एक जॉब कार्ड करके कार्ड भराता है, उसके अंदर वहाँ पर उनकी पूरी डिटेल होती है। पूर्व में भी इस तरीके के कई प्रकरण सामने आए थे। बजरंग दल के पास ऐसी शिकायतें आई थी कि ये इस तरीके की बच्चियों को मैसेज करना, बाद में परेशान करना। कल का वाकया ऐसा है कि सुजुकी का शोरूम है नज़दीक में, यहाँ पर हमारी एक हिंदू बहन है, उसने आज से 3 दिन पहले शुक्रवार के दिन अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे डाली थी। जॉब कार्ड में उसका नंबर और उसकी सिस्टर का दोनों का नंबर उसमें दिया था। एक जिहादी ने रात को 12:03 पे उस लड़की को मैसेज किया, उस बहन को मैसेज किया, हाय हेलो करी और बोलता है मैं सुजुकी शोरूम से बात कर रहा हूँ। लड़की ने बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले नहीं, मैं आपको पहले से जानता हूँ, आपका नंबर मेरे पास पहले से सेव होता है। वो सारी जो स्क्रीनशॉट है चैटिंग के वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद लगातार जब लड़की ने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए, फ़ोन करना चालू करा, लड़की की जानकारी डिटेल निकाली। वो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर फ्रीगंज में जॉब करती है। 3 दिन तक लगातार उसका पीछा गया। शनिवार के दिन रात के समय लगभग 7-7:30 बजे के आसपास जब वो लड़की है अपने घर के लिए जा रही थी तो लड़के ने हाथ पकड़ा और उसको बोला अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। लड़की घबराई। संडे के दिन वो अपनी जॉब पर नहीं गई। कल उसने उसके कुछ जो भाई है उन्होंने हम लोगों से संपर्क करा। हमने यहाँ पर प्रशासन में बात करी, यहाँ पर टीआई साहब के पास आए और जो बहनें हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट डालने के लिए आई है और जो छेड़छाड़ी की और जो तेजाब डालने की बात करी है उसके खिलाफ कायमी करवा रहे हैं। ये सुजुकी का मालिक किस तरह की बात? ये जो गुप्ता जी करके यहाँ सुजुकी के मालिक आए हैं उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक शोरूम की मालिक की होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर आज हम भी अगर किसी जगह पर जाएंगे, किसी शोरूम पर जाएंगे तो उसके मालिक को देख के, उस ब्रांड को देखकर जाते हैं। मालिक का कहना ऐसा है कि मेरी जवाबदारी नहीं बनती है, उस लड़के ने अगर कुछ गलत करा तो आप उस लड़के से आप बदला लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रात को 12 बजे को मैं उसकी पहरेदारी करूँगा। तो बड़ा ही निंदनीय बयान है उनका। प्रशासन से उनके खिलाफ भी जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उसकी मांग हम करेंगे। सुजुकी एक से शोरूम पे कोई बालिका जो है वो सर्विसिंग कराने गई थी। वहाँ से शोरूम पे काम करने वाले व्यक्ति ने नंबर प्राप्त कर मैसेज वगैरह किए थे और उसको रास्ते में रोक के और जो है अश्लील हरकत करने का प्रयास किया था। उसमें आज मामला दर्ज किया जा रहा है। तेजाब फेंक के भी धमकी दी है? हाँ, उसको देख लेने की धमकी दी थी उसमें कि हाल ठीक नहीं होगा, तो वो भी इसमें दर्ज किया जा रहा है। मामला में हो रहा था सुजुकी शोरूम वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे या जो भी घटना घटित हुई है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसका वेरिफिकेशन किया जाता है सर क्या शोरूम पे अगर कोई ऐसे लोगों को रखा जाता है? इसमें आरोपी से प्राप्त पूछताछ की जाएगी कि उसको नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ और उसके आधार पर जो भी साक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है अभी 354, 341, 506, 354 डी में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तेजाब फेंकने की धमकी दी गई तो इसमें मामला? हाँ, वो 506 में जो आता है वही है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत की पहचान की एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है और इसे 1957 में हमारी संसद के द्वारा संवैधानिक रूप से अपनाया गया था। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद हमारी पहचान को बहाल करने का एक स्पष्ट
संकेत था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि लोगों के मानस में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विज्ञान भारती, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मध्य प्रदेश, विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद IUCAA पुणे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, राष्ट्रीय IIA बेंगलुरु, IIT इंदौर, दिनदर्शिका प्रचार मंच औरंगाबाद जैसे कई अन्य वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका के क्रांतिकारी कदम को राष्ट्रीय स्तर पर मानना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी वैशाख और 3 तारीख को उज्जैन व डोंगला में निर्धारित की गई है। सम्मेलन को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजकों ने कार्यक्रम के पूर्ववर्ती 6 कर्टन रिजर्व भी किए हैं, जो कि CSIRNPL नई दिल्ली में चैत्र 1944 को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में चैत्र 8 1944 को और सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता में 15 1944 को, मुंबई विश्वविद्यालय में 21 1944 को, जम्मू विश्वविद्यालय में 22 1944 को आयोजित किए गए हैं। वहीं आयोजन समिति के द्वारा बताया गया कि आधुनिक विचार के नाम पर सदियों के औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय विचार के स्वदेशी ज्ञान को यहाँ पर दबा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसे परिभाषित करना शुरू किया और कैलेंडर सुधार समिति के द्वारा कैलेंडर तैयार किया गया था, जिसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर NC लाहिरी, प्रोफेसर EC बनर्जी, डॉक्टर KL दफ्तारी आदि लोग शामिल थे। खगोल विज्ञान की नींव पर कैलेंडर 1957 में संसद के एक अधिनियम से पारित हुआ। वर्तमान में हम वर्ष 1944 में हैं। सबसे वैज्ञानिक और सटीक कैलेंडर होने के नाते विश्व में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हमारे स्वाभिमान की पहचान है और वैज्ञानिक स्तंभों पर आज से आयोजन के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पंचांग के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करने के लिए 22 और 23 अप्रैल को देश भर के पंचांगकर्ता, खगोल विज्ञानी उज्जैन में जुटेंगे। इस दौरान आयोजकों के द्वारा कार्यक्रम की विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति की ओर से मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के डायरेक्टर जनरल अखिलेश पांडे, दिलीप सोनी, प्रमोद वर्मा, अरविंद C रनाडे उपस्थित थे। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद 75 साल हम आज भारत की स्वतंत्रता को एक शोर से मना रहे हैं और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए भारत के अस्मियता का एक विषय बहुत सारे आम मानस में लोगों के बीच में नहीं है, वो हमारे भारत की अपनी दिनदर्शिका। जैसे भारत स्वतंत्र होने के बाद अपना राष्ट्रगीत है, अपना राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रगान है और हमारे कई सारी ऐसी पहचान है और उसी में से एक पहचान है हमारी राष्ट्रीय दिनदर्शिका। तो इस दिनदर्शिका का क्या महत्व है, इसमें इस दिनदर्शिका किस गणितीय वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए पूरे भारत के अलग अलग भागों से लगभग 250 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित होंगे और इस 2 दिवसीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन इस विक्रम विश्वविद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है, जिसका आयोजन मूलतः विज्ञान भारती, राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय, इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आयुका, एरिस, वाडिया इंस्टीट्यूट, ऐसे विज्ञान प्रसार ऐसी कई संस्थाएं मिलकर इसका आयोजन कर रहा है और इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका की अलग अलग पहलुओं पे चर्चा होगी, अलग अलग सत्र होंगे, प्रदर्शनी होंगी, जिसमें भारत के अलावा पूरे विश्व में जिस प्रकार की दिनदर्शिकाएं बनाई गई है उसके बारे में भी जानकारी इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद रानडे है। मैं विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूं, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में है। उज्जैन से खबर, जहां पर विश्वकर्मा आत्महत्या कांड में नागझिरी थाना प्रभारी के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पर दर्ज किए गए प्रकरण में मुख्य अभियुक्त महेंद्र मालवीय का नाम जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन कर न्याय की मांग की है।
निवेदन किया कि पिछले दिनों नागझिरी थाना क्षेत्र के घर के सामने कचरा न डालने को लेकर समझाने पर मालवीय परिवार के लोगों ने प्रिया विश्वकर्मा को एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी। इससे घबराकर प्रिया विश्वकर्मा ने अपनी जान दे दी थी। पीड़ित परिवार के आवेदन पर नागझिरी थाना प्रभारी ने काफी विलंब से अभियुक्तों पर धारा 306-34 में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन प्रथम सूचना आवेदन और गवाहों के बयान में भी आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 3 अभियुक्तों में से केवल 2 का नाम प्रथम सूचना परिवेदन में दर्ज किया गया और एक अभियुक्त महेंद्र मालवीय का नाम छोड़ दिया गया, जो कि गलत है। ऐसे में महेंद्र मालवीय का नाम भी जोड़ने की मांग की गई। सर प्रिया विश्वकर्मा का पिता हूँ मैं। इनको सर ये निर्मला बाई और महेंद्र और महेश मालवीय, ये तीनों बाप बेटे सर। ये महेंद्र मालवीय की माँ अपने बेटी के घर के सामने कचरा फेंकने गई। जब बेटी ने मना किया कि आंटी इसको उधर रख दो, गाड़ी आएगी कचरा गाड़ी तो मैं डाल दूँगा, तो उसने विवाद कर दिया। बेटी जब बाहर आई सर खाना बनाते हुए तो इसके साथ झुमा झटकी करी वैसे। इतने में फिर जब दामाद आए बाहर तो उन्होंने भी महेंद्र और महेश जी ने दोनों ने मिलकर उनके कॉलर वालर पकड़ी और इनको भी घसीट कर उनके घर तरफ ले गए। इसके बाद विवाद बढ़ गया सर, आसपास वाले आ गए तो उसने महिला ने अपना ब्लाउज फाड़ा और कपड़े फाड़े, बोले कि हम हरिजन थाने में जा रहे हैं, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तेरे को तेरा माँ बाप और तेरा पति को बहुत ज़्यादा घमंड है बोले, तो इसके मैं घमंड को तोड़ दूंगी। इसी बीच पत्नी प्रिया बेटी इतनी सर वो घबरा गई कि उसने आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। आज यहाँ पर आप आए, यहाँ पर किस तरह का आश्वासन आपको दिया? हम सर आए हैं सर यहाँ पे, जैसे हमें जो नागझिरी पुलिस थाना से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि महेंद्र मालवीय जो है वो मुख्य है, वो भी विवाद में था। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, मेरा दामाद ने भी नहीं कही है, मान लो हम तो कहते ही हैं। इसके बावजूद भी जब पास वाले जो कॉलोनी वाले थे उनके जब बयान दर्ज हुए गवाह में, उनमें भी उनके 6 गवाह शायद इन लोगों ने करी है, तो और 6 उन्होंने बताया कि महेंद्र मालवीय था। उसके बाद भी उसका नाम क्यों काटा गया? मेरी सर से यही रिक्वेस्ट है यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि उसका नाम जोड़ा जाए और उसको आरोपी बनाए। मुझे पुलिस प्रणाली पे पूरा भरोसा है, खासकर विशेषकर सर पे। मैं देवनारायण विश्वकर्मा प्रिया विश्वकर्मा का पिता हूँ। क्या समस्या है? नागझिरी थाना का मामला है। 8 अप्रैल को मंगल रेसिडेंस में कचरा ना फेंकने को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद हुआ। एक परिवार जो निर्मला का है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है और जिसके घर के सामने कचरा फेंका गया निर्मला विश्वकर्मा। जब निर्मला विश्वकर्मा ने मना किया कि भाई मेरे घर के प्रिया विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे घर के सामने आप कचरा न फेंका करें और आप पहले भी मेरे घर के सामने कचरा फेंक चुके हो। इस पर निर्मला मालवीय, उसका पुत्र महेंद्र मालवीय और उसके पति ने महेश ने विवाद किया और ये कहा कि तुम लोग ज़्यादा होशियारी बगाते हो, और निर्मला ने अपना ब्लाउज फाड़ा और कहा कि मैं हरिजन थाने जा रही हूँ, तुमको इसका मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कानून कितना सख्त है। वो धमकी देकर चली गई। इन लोगों को निर्मला इतना डर गई, उससे लगा कि अब ये मेरी रिपोर्ट मेरे पति की करेगी और मेरे पति को जेल हो जाएगी। इस टेंशन में उसने 10 मिनट के अंदर आत्महत्या कर ली, फांसी लगा के। वो पूरा परिवार गमगीन है। उसके परिवार का एक होनहार बहू 35 साल की चली गई है और उसके बच्चे छोटे हैं। तो सपाक्स अधिकारी कर्मचारी संघ ने, हमारा एक मिशन है एट्रोसिटी एक्ट के विरुद्ध और जातिगत आरक्षण के विरुद्ध हम लोग काम करते हैं। हम तुरंत घटनास्थल पर गए और आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। टीआई साहब ने 5 दिनों बाद प्रकरण दर्ज किया, लेकिन 6 गवाहों के और ये घर के लोगों के 3 लोग, कुल 9 लोगों के बयान के बाद भी एक मुख्य अपराधी को छोड़ दिया उन्होंने। प्रकरण 2 पर दर्ज किया, जबकि गवाह जो पुलिस ने पूरे बयान लिए उनमें सबके 3 के नाम। क्या कारण है जो एक मुख्य गवाह? इसमें पुलिस का लेन देन है, सीधा बात है कि पुलिस का लेन देन है और कोई कारण नहीं, कोई कारण बचा रही है पुलिस का लेन देन। फरियादी परिवार के साथ भी वो थाने में काफी हाँ, वो मेरे साथ भी करी। वहाँ पे एक चांदनी गौड़ नाम के शायद सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत तीखे तेवर हैं उनके। जब मैं थाने में गया तो और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया मैडम, और मैं भी एक सर्विस वाला आदमी हूँ और मैं सपास का अध्यक्ष हूँ। बोले मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ किसी का, और ज़रूरी कि मैं फ़ोन उठाऊँ आप तो, और मैं छुट्टी पे थी। मैंने कहा आप छुट्टी पे 2 दिन थी, उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन आपके वर्किंग में आज आप ज्वाइन हो गई और मैंने 4 फ़ोन किए। जब वो तीखी आवाज़ में बोली तो मुझे भी अपना परिचय देना पड़ा। मैंने कहा मैडम मैंने 40 साल नौकरी करी है, राजपत्र अधिकारी हूँ और एक संगठन चलाता हूँ, आप इस तरह की बदतमीजी ना करें, मैं एसपी साहब से बात करूँ। आपका नाम बताओ? अरविंद सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष सपाक्स, और ये पीड़ित परिवार के वो लड़की के पिता है। बहादुरगंज स्थित रामविलास के चाल में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात हुई चोरी। पूरा परिवार 3 मंजिल पर सोता रहा और दूसरी मंजिल पर रखी अलमारी से चोर नकदी और 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। आशंका है कि चोर छत के रास्ते घर में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
चोरी की वारदात सब्जी व्यापारी रवि हारोट के घर पर हुई। फ्रिंगंज सब्जी मंडी में दुकान संचालन करने वाले रवि ने दुकान की सल्लक 20,000 रुपये घर में रखे थे और पत्नी संगीता ने दूसरी मंजिल पर रखी अलमारी में ये रखी थी। इसमें जेवरात रखे थे और गर्मी के कारण पूरा परिवार तीसरी मंजिल पर सो रहा था। निचली मंजिल पर ताला लगा था। सुबह संगीता हरिओम जल चढ़ाने महाकाल मंदिर गई तो 7 बजे लौटी तो अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। नगदी और जेवरात गायब थे। गहनों की कीमत 3 लाख रुपए थी। संगीता हारून ने बताया कि वो फूल माला बनाती हैं। घर में पति, 2 बच्चे और सास रहते हैं। रात को खाना खाने के बाद सास नीचे, पति बच्चे ऊपर सोने चले गए। सुबह 7 बजे किचन का दरवाजा खोल के अंदर गए तो अलमारी और स्टोर रूम का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे जेवरात और नकदी नहीं थे। आशंका है कि बदमाश छत के रास्ते अंदर आया और ताला खोलकर किचन और स्टोर रूम में रखी अलमारी से नकदी और कीमती जेवरात चुरा कर ले गया। हारून ने आशंका जताई है कि मोहल्ले के किसी शख्स ने ही वारदात को अंजाम दिया है। आपने किस तरीके से चोरी हुई, कितना माल लगभग है? इसमें से हार वगैरह सब गए, 20,000 नगद गए हैं और 3-4 लाख की रकम है पूरी मेरी सोने चांदी की सब। कब हुई चोरी, किस तरीके ये से रात हुई? में हुई है। सुबह 5:30 बजे में आई तो मैंने 3 बजे करीब हुई है। हाँ, और उसके बाद में ना ये जो कलम रखी थी ना हमारी दुकान की, वो कलम देखने के चक्कर में हमको पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कैसे हुई चोरी, किस तरीके से वारदात की चोरी? ऊपर छत पे से आके ने निकाल के लेके गया वो। छत बता देते ना। छत द्वारा नीचे ताला लगा हुआ था, सभी दूर ताले लगे हुए थे, सिर्फ वो छत पे से आया, छत पे से निकाल के ले गया। इसके पहले भी चोरी होने की बात सामने आई कि लगभग आसपास पड़ोस 3 घर में होती है चोरी, बाकी किसी की नहीं होती चोरी। कितने दिनों से चोरी हो रही है आपके यहाँ? ये कम से कम 2 साल हो गए, पर पहले कम कम की चोरी होती थी, 1,000, 2,000, 3,000। अब कुछ ज्यादा की हो गई। आज मेरी 4 लाख की हो गई, मेरी सारी रकम गई है। आसपास के घरों में भी 15 दिनों में लगभग अभी 3-4 दिन पहले ही चोरी हुई। एक लड़की के चांदी के कंगन निकाल ले गया पर्स में से। कहाँ शिकायत आपने इसकी कराई है? अभी इसकी शिकायत मैंने थाने कोतवाली में करी ना। हाँ, ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संगीता हारोड़।